आज सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करनी है। जाहिर है आप मेरी फैमिली हैं, आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, जो 2 से 3 हज़ार लोग हैं। आप थोड़ा चैनल की रीच बढ़ाने में मदद करें। चैनल की रीच किस तरह बढ़ती है? चैनल की रीच बढ़ती है लाइक करने से, चैनल की रीच बढ़ती है कमेंट करने से। कोई प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, कोई दिल बना दिया करें, इमरान खान की तस्वीर बना दिया करें, कोई भी कमेंट हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है रीच बढ़ाने का तरीका, वो है शेयर करना। कोई अपने ऐसे 10-10 दोस्त मुंतखब करें जो आपके हम ख्याल हों। उनको न सिर्फ शेयर करें बल्कि उनको दावत भी दें कि वो एक दफा वीडियो सुन लें। अगर उनको पसंद नहीं आती तो वो दोबारा कभी ना सुने। यानी ये आप लोगों ने थोड़ी मदद करनी है चैनल की रीच बढ़ाने में, और कम से कम अपने 4-4, 5-5 दोस्तों से आप लोग रिक्वेस्ट करके सब्सक्राइब भी करवाएं। आखिरी बात, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे मेहरबान हैं, जिनका मैं ममनून हूं, जिनका मैं मशकूर हूं, तकरीबन सारे मुझसे बड़े हैं उम्र में, तो वैसे भी जाहिर है बरगद के दरख्त हैं। आज हमारा एक टॉपिक ये भी है कि हम आखिरी पीढ़ी हैं। हम आखिरी पीढ़ी क्यों हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो गांव वाले बाबरची थे ना, फोत हो गए हैं, वो कहते थे कि माँ बाप चारपाई पे पड़े रहते, चारपाई पे, लेकिन फोत ना होते, चारपाई पे पड़े रहते। यानी ये एक दिन आता है और अल्लाह करे कि आपका ये दिन बहुत लेट आए, बहुत लेट आए। आप उनकी खिदमत करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बहरहाल इस पे बात करेंगे। तो बात मैं कह रहा था कि जो मेरे फाइनेंसर हैं, जो मुझे जो है ना वो हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, वो लाजमी अपनी हेल्प जो है वो जारी रखें। जब आप देखें कि जो वीलॉग है वो 10,000 व्यूज को टच कर रहा है मुसलसल, तो फिर आपसे दरख्वास्त जो है वो नहीं की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 अगस्त आ पहुंचा जी 2026। आज तारीख है और दिन है सोमवार का। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। नया हफ्ता आपको उम्मीद दिलाता है कि लेट्स बिगिन, चलें शुरू करते हैं। गोरे कहते हैं कि शट दी डोर, कि डोर या वो दरवाजा जो है वो बंद कर दें। चाइनीज कहते हैं कि कल जो गुजर गया वो तो गुजर गया, जो कल आना है वो अपनी फिक्र खुद कर लेगा। आप आज की फिक्र करें, तो नए सिरे से आगाज करें, नई एनर्जी से आगाज करें। बार बार गलतियों को याद न करें और बार बार गलतियों को दोहराएं भी ना। बहरहाल कुछ आपके सामने खबरें रखनी है और एक आपके सामने वीलॉग रखना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ये बदतरीन आर्मी चीफ क्यों है। हम मुकाबला करेंगे जनरल जिया और जनरल आसिम मुनीर का। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भुट्टो साहब मरी में बंद थे तो जनरल जियाउल हक उनसे मिलने गए थे और भुट्टो साहब ने जनरल को कहा था कि जनरल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी मूंछों से तस्मे अपने शूज के बनाऊंगा। और किताब में लिखा है कि जब जनरल साहब बाहर आए तो बाहर लोगों से पूछा कि यार मूंछों के तस्मे बन सकते हैं? ये जिया साहब ने पूछा था, क्योंकि भुट्टो साहब ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मूंछों के तस्मे बनाऊंगा। लेकिन इमरान खान कभी इस लेवल पे नहीं गए, इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा। ये हम मुआवजा करेंगे। फिर इतनी जिल्लत में ये जो जर्नैल गिर गए हैं और इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, कौम से पंगा ले लिया है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है या जाती एजेंडा है? इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अबू जी हम आपका दिफा करेंगे। हम जो है आप पे हमला होगा
तो हम पे हमला तस्वुर होगा, इस पे बात करेंगे। और ये टॉपिक तो मैं आपको बता चुका हूं कि शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं। ये मैं हो गया, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ये शायद आखिरी पीढ़ी है। हाँ, हो सकता है बाद ऐसे लोग भी देख रहे हों कि जो अभी अपना आगाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनका आगाज अच्छा करे और अल्लाह पाक उनको जो है ना वो तौफीक दे जो कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम जो खबर शामिल करेंगे, एक मुस्लिम कमांडर थे और ये कमांडर थे खालिद बिन वलीद के। उनका रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम था जर्रार। नाम भी बड़ा जबरदस्त था। उनके बारे में मशहूर था कि जिरा तो कुजा, जिरा लिबास, वो कमीज भी नहीं पहनते थे। कमीज भी, जंगों में कमीज भी नहीं पहनते थे। और जब खालिद बिन वलीद को बात करनी होती थी ना जरार से, तो वो कहते थे, उनका मखसूस जुमला था कि बुलाओ मेरे नंगे कमांडर को। जब उनसे बात, और कहते हैं कि बाज औकात वो खालिद बिन वलीद की हिदायत भी नजरअंदाज कर देते थे। जिन सहाबा ने मौत के हाथ पे बैत की थी कि बस अब हमने मरना है, उसमें जरार भी थे और जरार बच गए थे। वो मौत के हाथ पे जो बैत हुई थी और जो हमला हुआ था उसमें जरार बच गए थे। अब मैंने ये क्यों राग छेड़ दिया? ये राग इसलिए छेड़ दिया कि तुर्क वजीर खारजा कहते हैं ये जो हमारा इत्तेहाद है ये इजराइल के खिलाफ नहीं है। हमें तो पहले पता है चाचा जी, आप पे कहां जुर्रत है। उसके लिए गैरत चाहिए, उसके लिए दीन चाहिए, उसके लिए ईमान चाहिए, आखिरत पे ईमान चाहिए, अनदेखे खुदा पे ईमान चाहिए। आप तो टाई कोट में बैठ के आप जो है वो दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। हमें तो पता है कि ये इसराइल के खिलाफ नहीं है। ये कभी भी अगर इस्तेमाल हुआ जिंदगी में तो ये मुसलमानों के खिलाफ ही होगा। ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो पहले 42 मुल्कों का जो इत्तेहाद बना उनको सुथरा पंजाब में लगा दें। कभी आपने सुना उन 42 ममालिक ने क्या किया, या उन 42 ममालिक की कोई एक मुहिम जिसके राहील शरीफ जो है वो सरबराह बन गए? तो हमें पता है आप लोग जो है वो इजराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने जरार का जो है ना वो आपको हजरत जरार का बताया कि वो कमीज भी नहीं पहनते थे। आप लोग आप दुनियादार हैं और दुनिया को मौला अली ने किससे तशबीह दी थी ये भी आप लोगों को पता होगा। हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि ये है मुजीबुर रहमान शामी। मेरा ख्याल है 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है और इन्होंने खिदमत की है सारी उम्र शरीफ खानदान की। और अब मेरा ख्याल है कोई सीधी बात कर लेते, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना वो मामलात करीब जा रहे हैं। जिस तरह इरफान सिद्दीकी थे, पता नहीं उनको तौबा का मौका मिला कि नहीं। वो बड़े गंदे पोतड़े धोते थे शरीफ खानदान के। मुजीबुर रहमान शामी साहब, इन्होंने कॉलम लिखा है और जमीन और आसमान के किलाबे मिलाए हैं अर्दली के और फील्ड मार्शल के कि जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। टीवी पे आजकल कंपेन चल रही है, अखबारों में कंपेन चल रही है। इतने का काम नहीं होता जितने कि ये पैसे इश्तिहारों पे लगा देते हैं। बहरहाल उन्होंने खबरदार किया है अर्दली को, शहबाज शरीफ को खबरदार किया है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार है मोहसिन नकवी की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से मुख्तलिफ होगी और पहले से सख्त होगी। लिहाजा आप मामलात को बेहतर कर लें, ये कहना है मुजीबुर रहमान शामी का। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो है वो शायद मैं वो आखिरी पीढ़ी हूं। आखिरी पीढ़ी कौन सी भला? शायद मैं वो आखिरी पीढ़ी हूं जिसके सर से दुपट्टा बेख्याली में उतर भी जाए तो घर के किसी बुजुर्ग पर नजर पड़ते ही हाथ बेअख्तियार सर की तरफ जाता था। किसी ने कहा नहीं होता था, बस दिल खुद कहता था बड़े सामने हैं, दुपट्टा दुरुस्त कर लो। बुजुर्गों को आता देखकर बेख्तियार खड़े हो जाना, अपनी कुर्सी छोड़ देना, उनके बैठने के बाद खुद बैठना
और जब कोई बड़ा उठकर जाने लगे तो खामोशी से उसके जूते सीधे कर देना। हमने ये सब किसी किताब से नहीं सीखा था, ये तो हमारे घरों की फिजा में घुला हुआ अदब था। हम वो लोग थे जिन्हें माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलना तो दूर, ऊंची आवाज में सांस लेना भी गुस्ताखी महसूस होता था। दिल में कितनी ही बात हो, इख्तलाफ कितना ही शदीद हो, जुबान पर एक ही पहरा रहता था, ये मेरे माँ बाप हैं, ले जा संभाल कर। हम नाराज भी होते थे तो खामोश हो जाते थे, दुखी भी होते थे तो कमरे में जाकर रो लेते थे, मगर वालिदैन के सामने खड़े होकर अपनी अना का मुजाहरा नहीं करते थे, क्योंकि हमें मालूम था वालिदैन से बहस जीत कर भी इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हार सकता है। हमने बुजुर्गों को बोझ नहीं समझा, उनकी बातों को पुरानी सोच कहकर रद्द नहीं किया और उनकी मौजूदगी को अपनी आजादी के लिए रुकावट नहीं समझा। हमें तो यह सिखाया गया था कि घर में बुजुर्ग हों तो बरकत है, उनकी आवाज हो तो घर आबाद है और उनकी दुआएं हों तो जिंदगी में रास्ते खुद बनते हैं। फिर वक्त बदल गया और शायद हम भी बदल गए। अब बुजुर्ग बात करें तो मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा अहम है, वो कुछ समझाएं तो उसे पुराने जमाने की सोच कह दिया जाता है, और कभी वो अपनी ही औलाद के घर में अपनी बात कहने से पहले सोचते हैं कि कहीं बच्चे बुरा न मान जाएं। कितना अजीब वक्त आ गया है। जिन हाथों ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ किसी के सहारे के मुंतजिर हैं। जिन आंखों ने हमारी हर शरारत में मोहब्बत देखी, आज वही आंखें दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं कि शायद बेटा आएगा, शायद बेटी बैठेगी, शायद कोई 2 घड़ी पास बैठकर पूछ लेगा, अबू तबीयत कैसी है, अम्मी आपने दवाई ली, और फिर एक दिन वो कुर्सी खाली रह जाती है और वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। वो हाथ जिन्हें छूकर कभी दुआ मिलती थी, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। तब इंसान के पास सिर्फ यादें रह जाती हैं और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कब्रिस्तान की खामोशी भी नहीं देती, काश एक बार और उनके जूते सीधे कर देता, काश एक बार और उनके सामने खड़ा हो जाता, काश आखिरी मर्तबा वो आवाज सुनकर मोबाइल एक तरफ रख देता, मगर जिंदगी काश से वापस नहीं आती। इसलिए अगर आज भी आपके घर में कोई बुजुर्ग जिंदा है तो खुदारा उससे सिर्फ उम्र रसीदा इंसान न समझें, वो आपकी मर्जी की वो जिंदा दुआ है जिसके साए में आप पड़े हुए हैं। उनके सामने अपनी आवाज पस्त रखें, अपना लहजा नरम रखें, उनके पास कुछ देर बैठ जाएं, क्योंकि एक दिन घर वही होगा, कुर्सी वही होगी, दरवाजा वही होगा, मगर वो बुजुर्ग नहीं होंगे। और तब आपको शिद्दत से एहसास होगा कि हम वाकई शायद वो आखिरी पीढ़ी थे जिसने बड़ों का अदब सिर्फ किया नहीं था, महसूस भी किया था। इससे बेहतर, यानी ये जो सिचुएशन है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब मेरी माँ जी बहुत बीमार थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं चाहता था, उनकी उम्र काफी थी, कि इससे बेहतर अस्पताल में, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। और बस इससे आगे मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। जिनके पास ये नेमतें मौजूद हैं, कदर करें। जाना सब ने है, इसमें कोई शक नहीं, आप नहीं रोक सकते, लेकिन सफर आसान करें, सफर बेहतरीन करें, उनका सफर खुशगवार बनाएं, और मेरी मां की तरह वो आपको जाते हुए कहें कि पुत्र, मेरी कब्र तुम्हें दुआएं देगी, कब्र, मेरी कब्र तुम्हें दुआएं देगी। ये फिक्रा उनके मुंह से निकलवाने की
कोशिश करें। हम चलते हैं अगली बात पे। अगली बात यह है कि सुहेल आफरीदी अगर लॉन्ग मार्च मेरे हवाले कर दें, तहरीक मेरे हवाले कर दें, तो इमरान खान बरी हो जाएंगे। ये कहना है शेर अफजल मरवत का। असल में शेर अफजल मरवत को जो है अब वो सुहाने दिन याद आ रहे हैं जब लोग मक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते। फिर शेर अफजल मरवत ने अपनी रूह इब्लीस को बेच दी और इमरान खान पर जाती हमले शुरू कर दिए। एक कैदी की बहनों का मजाक उड़ाने लगा, शिमर की सोच अपना ली। अब उसे वो दिन बड़े याद आते हैं कि लोग कितना प्यार करते थे। मैं महमूद नयादी सुप्रीम कोर्ट में जिस मुश्किल से मैंने शेर अफजल मरवत से हाथ मिलाया था, ये मुझे पता है। मेरे मोबाइल में शेर अफजल मरवत के साथ 10 तस्वीरें हैं। अब वो तस्वीरें देखकर मुझे शर्मिंदगी होती है और बड़ी मुश्किल से मैंने शेर अफजल से बात की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो शेर अफजल को अब वो जमाना याद आता है कि जी एहतजाज मेरे हवाले कर दिया जाए, सारे लोग मेरे पीछे चलें और मैं इमरान खान को रिहा करूंगा। आप शेर अफजल मरवत से शेरू बन गए, बस अब आप इस पे जो है वो गुजारा करें। उसके बाद सुहेल बड़ाइच, आप जानते हैं ये नाई है, डिजिटल नाई है, ताकतवर लोगों का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाता है और ये डराता है। यानी ये इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि ये मासूम लोगों को और गरीब लोगों को जो है वो डराते हैं बंदूकों से, जर्नैलों से। आपने शोले फिल्म देखी होगी, गब्बर सिंह के आने से पहले शोर मच जाता है, डाकू आ गए, डाकू आ गए, किसी भी फिल्म में मच जाता है। तो ये वो लोग हैं, ये बताते हैं डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब इन्होंने ताजा तरीन जो अपना है यानी कॉलम, उसमें इन्होंने चार्जशीट किया है, जो है ना वो शहबाज को, आसिफ जरदारी को, मुख्यमंत्री को, नवाज शरीफ को, सबको रगड़ कर रख दिया है और एक वाकया बयान किया है। वाकया ये बयान किया है कि मैं मुजीबुर रहमान शामी के साथ वो जमान पार गया इमरान खान से मिलने, कैद से पहले की बात है। तो मैंने इमरान खान से कहा कि वो जनरल आसिफ मुनीर की तारीफ कर दें कि वो बेहतरीन फौजी हैं। तो जनरल आसिफ मुनीर की ये बात यानी तारीफ कर दें, तो इमरान खान ने कहा कि किस बात की तारीफ कर दूं। आपको पता है उनको आए हुए मेरा ख्याल है 20 दिन हुए थे या 1 महीना हुआ था जनरल आसिफ मुनीर को। तो सुहेल बड़ाइच कहते हैं मैंने और मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, अब आप अंदाजा करें मेच्योरिटी का या बालिग नजरी का कि इमरान खान किस बेस पे कह दें कि वो बेहतरीन फौजी हैं। इमरान खान ने उनको एज ए DGISI वो रिमूव किया था और जनरल फैज हमीद को लगाया था उन्होंने DGISI, क्योंकि ईरान में इमरान खान को शिकायत हुई थी कि इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कोई बात की है जो इनका मैंडेट नहीं था। ये खबरें भी थी कि इमरान खान ईरान से वापस आए तो उन्होंने रिमूव कर दिया। तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि हमने उनको कहा कि जी वो उनकी तारीफ कर दें, तो इमरान खान ने जो है वो तारीफ नहीं की। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि अबू जी हम आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन यानी अगर कोई मसला बनता है तो फिर क्या होगा? अबू जी आप पर कोई हमला करेगा तो वो हम पर हमला तस्वुर होगा, लेकिन अबू जी एक आध मसाइल हैं, आप गौर तो करें ना अबू जी। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो हमने ले ली है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में हालात बहुत पतले हैं। हम अपने मुल्क के सूबे बलोचिस्तान में क्वेटा से बाहर कदम नहीं रख सकते, वरना BLA वाले हमारे जवानों को वर्दियों समेत उठाकर गायब कर देते हैं। अबू जी आप तो सुनते रहते होंगे, हम अपने जेरे इंतजाम कश्मीर में रात के अंधेरे में बिल्डिंगों पे चढ़ के स्नाइपर से अवाम को मारते हैं, लेकिन दिन के उजाले में वो हमारी पुतलूने लहराते हैं। हमने इलेक्शन जीते हुए एक आदमी से इलेक्शन चोरी तो कर लिया और उसको जेल में भी डाल दिया, मगर अब हमें उसका इंतहा का खौफ है कि हम उस शख्स से किसी दूसरे शख्स की
मुलाकात करवाने से भी डरते हैं। और अबू जी, हम उस शख्स का नाम भी नहीं लेते, न किसी को लेने देते हैं, क्योंकि उसके नाम से ही हमारा कलेजा मुंह में आ जाता है। और तो और अबू जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क का सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। मगर अबू जी, आप बिल्कुल मत घबराएं, आपकी हम हिफाजत करेंगे। मुहाफिज हरमैन शरीफैन हमेशा जिंदाबाद। आज का जो आपका कमेंट है, वो ये कमेंट मैं आपको दे रहा हूं, वो कमेंट है अबू जी। उर्दू में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, ये सारे लोग जो देखें तो वो या तो खुद लिखें या अपने किसी जवान से लिखवाएं, अबू जी। अबू जी जो है वो अबू जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे अपने कुछ मसाइल हैं। अगली खबर जो आपके साथ साझी करनी है, सुहेल अफरीदी को एक ब्रिगेडियर धमकी देता है। ब्रिगेडियर, अब मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर का 18वां स्केल होगा या 19वां स्केल होगा, क्योंकि ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल होता है, ब्रिगेडियर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल होता है। तो ब्रिगेडियर से धमकी दिलवाई गई है 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो 5 दिन के अंदर जो है वो आपको नाअहल करवा दिया जाएगा। किस तरह करवाया जाएगा, कौन सी अदालत करेगी, ये मसला नहीं है। ये तो उन्होंने सारी फील्डिंग सेट कर ली है ना, उन्होंने सारी फील्डिंग सेट कर ली है। सारे जज आ गए, सारे वकील, सारे जो है ना प्रोसिक्यूटर जो भी है, वो तो उन्होंने सेटिंग कर ली है। वो तो बड़े मुतमईन है कि हमने अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौला अली ने क्या फरमाया था कि जुल्म पे तो निजाम चलता है, सॉरी कुफर पे तो चलता है निजाम, कुफर पे तो निजाम चलता है। अमेरिका में चल रहा है, बरतानिया में चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, स्कैंडिनेवियन में चल रहा है। जुल्म पे नहीं चलता, कुफर पे चल जाता है, जुल्म पे नहीं चलता, और यहां सिर्फ जुल्म है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी को एक ब्रिगेडियर ने कहा कि हम 5 दिन के अंदर आपको जो है वो नाअहल करवा देंगे। जाहिर है करवा सकते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा से करवा सकते हैं। गंदम पे मुख्यमंत्री की बात जो है वो पसंद नहीं आई। $1 अरब की गंदम अब दरामद करनी पड़ रही है, और ऊपर वालों ने ये बात बड़ी महसूस की है। मोहम्मद मालिक कहते हैं कि एक तो जहाज बोझ चुभा, ऊपर जहाज बोझ चुभा 11 अरब का, और दूसरा अब ये गंदम चुभ गई, यानी इन्होंने अपने किसानों से गंदम नहीं ली। अगर ये $1 अरब अपने किसानों के पास पहुंच जाता, कितना मजा आता, कितने खुशहाल होते, वो जमीन और तैयार करते और एनर्जी से फसलें बोते और पाकिस्तानियों को खिलाते। लेकिन इन्होंने जाहिर है माल मारना है, माल कमाना है। ये कफन चोर, ये मुर्दे बेचने वाले, ये मुर्दे खाने वाले, ये विज्जू, ये कैसे कर सकते हैं। अब गंदम दरामद होगी, और इस बात को बड़ा जो है वो महसूस किया जा रहा है कि 35 लाख टन गंदम खरीदनी थी। कितनी? 35 लाख टन, और खरीदी कितनी गई? 4 लाख टन। 4 लाख टन, 31 लाख टन किसान मिन्नतें करके रोड पे रख के गंदम बेचता रहा, और लोग उसे ब्लैकमेल करते रहे, उधार पे लेते रहे, और वो मजबूर था क्योंकि उनके पास स्टॉक करने की जो है वो जगह नहीं थी। वो रोक लेते और इन शहरियों को भूखा मारते, भूखा, इस एलीट को भूखा मारते, लेकिन उनके पास है ही नहीं कोई इंतजाम। उन्होंने जो है वो 35 लाख टन के बजाय वो 4 लाख जो है वो टन खरीदी गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जिल्लत के गड़े में ये क्यों गिरे हैं जर्नैल, ये आपने गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त डोमेस्टिक सियासत पे नजर रख रहे हैं उनको ये समझ तो आ गई है कि GHQ के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। नून लीग और शायद पीपल्स पार्टी को घर भेजने की तैयारी है, और माइनस इमरान खान PTI को लाने की ये असल गेम हो रही है। इमरान खान ना हो, PTI हो। एक बात ज़हन में रखें
कि जब भी GHQ कोई बड़ा यू टर्न लेता है तो इसके पीछे आलमी सियासत में इसके मफादात हुआ करते हैं। रजीम चेंज के पीछे भी यही था। जर्नैल शाही आलमी ताकतों बशमूल खलीजी अरब ममालिक से कश्मीर व फलस्तीन पे वादे कर चुकी थी। इमरान नहीं मान रहा था, लिहाजा हर तरह से जिल्लत के गटर में गिर के अपने ही अवाम से जंग करके GHQ ने आलमी ताकतों से वादे निभाए। इन्होंने वादे कर लिए थे, कश्मीर 5 अगस्त, बाजवा और फैज ने, इमरान दरमियान में आ गया, इमरान अड़ गया। अच्छा, इन्होंने इजराइल को तस्लीम करने का कह दिया था, इमरान अड़ गया, फिर इमरान को हटाना जरूरी था, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की और अरबों की ये जरूरत थी। लेकिन ईरान ने दरमियान में ही आलमी सियासत की बाजी पलट दी। फिर एक खुदाई मदद पहुंचती है और वो है ईरान, पलट दी। अब मफादात के तकाजे यकसर बदल चुके हैं। अमेरिका जा रहा है और इसकी जगह चीन, ईरान और सऊदीया लेने वाले हैं। जहां तक शरीफ व जरदारी फैमिली का ताल्लुक है, ये मगरिब के मोरे थे। जब अमेरिका ही जा रहा है तो इनकी बिला वजह नाज बरदारी किस लिए? समझ रहे हैं बात? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ये मोरे हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट खुद पिट रही है तो अब इनके नाज क्यों उठाएं? उम्र भी 60 साल हो गई है। उन्हें जर्नैलों ने मुफ्त में खुद जिल्लत उठाकर हुकूमत दी थी। अब इस एहसान का बदला चुकाएं और सेफ एग्जिट लें। बात खत्म, निकलें, पतली गली से निकलें। जहाज अपने ले लिया है, जहाज बड़ा है, सारा खानदान आ जाएगा, निकलें। ये तो GHQ का महकमा जाती बोरान है। अलबत्ता इसके मौजूदा सरबरा जनरल आसिम मुनीर का जाती बोरान इसके अलावा है, जो हालात को मजीद पेचीदा करता है। जिस किसी ने भी इस मार्शल कहलाने के शौकीन जनरल की नफ्सियात का जायजा लिया हो, उसे ये साफ नजर आ जाता है कि जनरल मौसूफ एक बहुत कमजोर शख्सियत का मालिक है और इसकी कमजोरी की जड़ें इसकी नाअहली में हैं। ये नाअहली की कमी खुशामद और बिग बॉस को ढूंढकर उसकी गैर मशरूत अतात से पूरी करके ओहदा लेता है। बॉस का फेवरेट बनने के लिए मातहतों को बेदर्दी से कुचलकर बॉस का टास्क पूरा करता है, लेकिन इसी वजह से मुसलसल खौफ का शिकार रहता है। ये ताकतवर को सजदा करता है और कमजोर के लिए हलाकू और चंगेज खान है। ये शख्स खुद से नहीं आया था, इसे लाया गया था। लाए गए या इंस्टॉल किए गए मोहरों की कमजोरी ये होती है कि लाने वाली ताकतें उन्हें लाते वक्त ही उनकी एक्सपायरी डेट भी मुतय्यन कर देती हैं। जो टास्क पूरा होता है, लेकिन उनकी मुश्किल ये होती है कि उनको बताया गया टास्क कुछ और होता है, जबकि ताकतों का अपना टास्क कुछ और। इसलिए उन्हें अपनी एक्सपायरी डेट के गुजर जाने का इल्म नहीं होता। ये मुश्किल अब जनरल को दरपेश है। जनरल आसिम मुनीर को लाने वाला अमेरिका नहीं बल्कि बरतानिया था, जिसने बरतानवी इंडियन अमाराती इसराइली इत्तेहाद के सरबराह के तौर पे उसे लंदन डील में सिलेक्ट किया। याद रहे कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से कबल खुद नून लीग के हमदर्द सहाफी नुसरत जावेद ने यह खबर ब्रेक की थी कि मियां साहब आने से कबल लंदन के बाहर एक डॉक्टर के फार्म हाउस में 4 मुल्कों के इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों से बात करके वापस आ रहे हैं। और जाहिर है कि नवाज शरीफ बरतानिया में जिन 4 ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंसियों से मामला तय करके आया था, वो बरतानिया, इंडिया, अमारात और इसराइल के सिवा कौन हो सकते हैं। जनरल का जाती बोरान यह है कि एक तरफ तो वो इन 4 ममालिक के दिए गए टास्क पूरे कर चुका है, वो बलोचिस्तान में आग लगाकर वहां बगावत बर्पा कर चुका है, यही काम कश्मीर में भी कर चुका है, बस बगावत की कसर है। पंजाब और KPK को बगावत के दहाने पे पहुंचा चुका है। फौज के खिलाफ पूरे मुल्क में
नफरत फैला चुका है और पाकिस्तान भी मिशन भी तबाह कर चुका है। जाहिर है अब इसकी अपनी एक्सपायरी डेट आन पहुंची। मगरिब भी अब ज्यादा देर इसका बोझ नहीं उठा सकता, वरना आलमी सियासत में इसका लिबरलिज्म, इंसानी हकूक और जमहूरियत का बुनियादी मौकिफ ही तबाह हो जाता है। दुनिया मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। जनरल ने अपने टाउट मोहसिन नकवी के जरिए शरीफ फैमिली को धमकी दिलवाई तो पहले नवाज ने मामलात खुद अपने हाथ में लेने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही नवाज को पिछली जेल याद आ गई। चालाक नवाज ने बज़ाहिर पसपाई अख्तियार की, लेकिन अंदर खाने अपने असली आका बरतानिया को पैगाम भिजवा दिया। अब आपने बरतानवी टाउट आयशा सिद्दीका की जवाबी धमकी भी सुन ली। कल मैंने आपको बताया था कि अपने आप को भी ले डूबेगा, इदारे को भी ले डूबेगा। जिन्होंने कल का वीलॉग सुना है, कल मैंने आपको आयशा सिद्दीका का बताया था और वो खबर आ गई। वो बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर को बता रही हैं कि आप अब फौज के अंदर से ही कोई तुम्हारा हिसाब करेगा। आयशा सिद्दीका बता रही हैं और आयशा सिद्दीका बरतानिया से मुंसलिक हैं। हम आखिरी खबर जो है वो आपके साथ साझी करते हैं, फिर आखिरी मुद्दे पे आएंगे। हमने 4 लाख जो है वो जवान रजिस्टर्ड कर लिए हैं और सितंबर में अदालतें खुल जाएंगी, सितंबर में यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, सितंबर में कॉलेजेस खुल जाएंगे। ये कहना है सुहेल आफरीदी का। जब सिविल वॉर बहुत बिगड़ गई अमेरिका में, इब्राहिम लिंकन कभी ये जर्नल कभी वो जर्नल, तारुफ होता ये फलां है, ये हिलाल इम्तियाज है, ये सितारा जुरत है, ये फलां, तो एक दिन उसने हाथ जोड़ लिए जर्नैलों के आगे और उसने कहा कि एक जर्नैल ला दो, एक जर्नैल जो ये जंग जीत दे। बाकी ये तुम्हारियां पट्टियां थे, अठानियां थे, चौहानियां थे, टंडी टेंशन, एक कोलो रखो, एक जर्नैल कोई ला दो जो जंग जीत दे। सुहेल आफरीदी से यही कहना है कि टंडी टेंशन ये अपनी जो है ना इश्क इमरान और अपनी बड़कें और अपने मुंह से झाग निकालना, अपने मुंह से नस्वार निकालना, नाक के च नस्वार तुनना, ये आप जाने और आप इमरान को निकलवा दें या इमरान को अस्पताल पहुंचवा दें। उसकी बीपी का मसला बन रहा है और तस्दीक भी हो गई है कि बीपी का मसला बन रहा है, तस्दीक भी हो गई है कि पिम्स ले जाया गया है। इमरान को रिहा करवा दें बस। बाकी जो है ना, जिस तरह इब्राहिम लिंकन ने कहा था, बदतरीन आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान का, मैंने आपको ज़िया के बारे में बताया कि भुट्टो को कहा, भुट्टो ने कहा था कि तुम्हारी आंखों से तस्मे बनाऊंगा जनरल, तस्मे। ठीक कहा था, भुट्टो ने ठीक कहा था, बनाने चाहिए तस्मे। फिर ज़िया को फिक्र हो गई थी कि बनते हैं तस्मे। ये अब सुने, कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि भुट्टो से रोजाना की बुनियादों पर उनके वकील मिलते। पहले वो दिन को 2 से 4 बजे मिलते, फिर उसका वक्त तब्दील किया गया और शाम 6 से 8 बजे किया गया। हफ्ते में एक दिन नुसरत भुट्टो और एक दिन बेनजीर उनसे मिलती, यानी 7 अयाम के अंदर अंदर एक दिन बेगम और एक दिन बेटी। जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तो दिमाग में एक सवाल हथौड़े बरसाने लगा कि स्याह रूह और बदतरीन जर्नल ज़ियाउल हक का तोती बोलता था, उसने भुट्टो से मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई। और अब तो कहा जा रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत है। उस वक्त तो नंगा मार्शल लॉ था ज़िया का और हर तरफ ज़िया की मूछें थी, अब कहते हैं जमहूरियत है। तो फिर ये कैसी जमहूरियत है जो ज़िया की आमरीयत से भी बदतर है, जहां इमरान से मुलाकातों पर पाबंदी है बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। इमरान ने तो नहीं कहा कि वो जनरल आसिम मुनीर की मूछों से तस्मे बनाएगा, तस्मे बनेंगे भी नहीं, मूछें चार्ली चैपलिन की तरह हैं, छोटी हैं। तो फिर इमरान खान के साथ ये क्यों हो रहा है? अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे
मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।